स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2। बुक का नाम है हमारे अतीत। ये बुक का नाम है हमारे अतीत, फर्स्ट क्लास सिक्स्थ के लिए। इसको आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज। पहले ये पढ़ते हैं कि तुषार की रेल यात्रा के बारे में। यह है तुषार। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। यानी कि वो बाहर देखता गया रेल की खिड़की से। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन चलती है वैसे वैसे आप देखते हो पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान ये सारे पीछे की ओर छूटते चले जाते हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तो उसके चाचा ने क्या बोला इस तुषार से कि तुम्हें पता है कि लोग ट्रेन में यात्रा कब से करने लग गए। यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर कब से जाने लग गए लोग। उन्होंने बताया 150 साल पहले से। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। यानी कि पहले ट्रेन आई थी, उसके बाद बस चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, फिर बस चलना स्टार्ट हुई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे। तो तुषार ने सोचा कि जब लोगों के पास बस, ट्रेन जैसी चीजें नहीं होती थी तो वो यात्रा कैसे करते थे। क्या वो यात्रा नहीं करते थे, यानी कि घूमने नहीं जाते थे क्या? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? आपके भी मन में आता होगा कि जब ट्रेन, बस, आज के समय में जो मोटरसाइकिल चलती है, गाड़ियां चलती हैं, अगर वो ना होती तो पहले के समय में लोग कैसे रहा करते होंगे? क्या वो वहीं के वहीं रहते होंगे, कहीं आते जाते नहीं होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पर ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, पहले के समय के लोग इधर उधर क्यों घूमते थे, इसका जवाब हमें यहां मिलेगा। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी कि हम उन लोगों को भी जानते हैं जो हमारे यहाँ उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले भी रहते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया है। अखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वे लोग जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भोजन का इंतजाम, ये इतना आंसर है। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। अब इन्हें क्यों बोला जाता था आखेटक खाद्य संग्राहक? क्योंकि वो भोजन यानी कि खाने पीने की चीजें अब आसानी से जमा करना उनको आ गया था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अब वो लोगों को जब भूख लगती थी वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती है और हमारे जैसे
उपमहाद्वीप में यानी हमारे जैसे भारत में तो अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं पेड़ पौधे की। आपने देखा होगा बहुत तरीके के पेड़ पौधे मिलते हैं, जैसे नीम का पेड़, शहतूत का पेड़, पीपल का पेड़, केले का पेड़ और भी अनेक तरीके के पेड़। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पेड़ पौधे से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ जो हैं, यानी कि पेड़ पौधे से जो आपको खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलता है फल भी मिलते हैं, आम हो गया, सेब हो गया, और भी पेड़ पौधे से मिलने वाली चीजें आलू, टमाटर, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों में आती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे खाने पीने के। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। पहले तो अभी हम जाते हैं किसी मीट शॉप पे, मीट लेने तो हमें मिल जाता है मीट, यानी चाहे बकरे का मीट हो, चाहे वो मुर्गे का मीट हो। पर उस समय में जब जानवर को पकड़ा करते थे, बहुत से जानवर ऐसे होते थे कि वो बहुत तेज भागते थे और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते थे कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे, हम लोगों को मार भी दिया करते थे। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। अगर अगर उनको चिड़िया पकड़नी होती थी या मछली का शिकार करना होता था, जानवरों का शिकार करना होता था, तो क्या होता था, उनको जागरूक होना पड़ता था कि मतलब बिल्कुल ध्यान से करना पड़ता था उनको शिकार। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों से जो भी हम खाते हैं उनमें से देखना जरूरी होता है कि वो हमारे लिए खाने के लिए उपयोगी है भी या नहीं है, क्योंकि हर पेड़ ऐसा नहीं होता, हर पेड़ ऐसा फल नहीं देता जिसे सभी खा सकते हैं। तो ये देखना भी जरूरी था, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं, यानी कि विषैले मतलब इनमें जहर होता है। ऐसे पौधे भी होते हैं जो ऐसा फल देते हैं जिसमें जहर होता है। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूर होती है। साथ ही क्या होता है, फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है कि कब वो पकेगा, कब नहीं पकेगा, यानी कि कब वो खाने लायक हो जाएगा। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन, क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? तुम्हें क्या करना है, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करना है। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा फल पका है, कौन सा नहीं पका है, कौन सा विषैला है, कौन सा विषैला नहीं है? खाद्य अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। आपको बताया था मैंने, आखेटक खाद्य संग्राहक कौन होते थे? जिनको अपना भोजन जमा करना रखना आ गया था, जो शिकार करते थे, जो पेड़ पौधों से फल सब्जियां तोड़ते थे, वो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण थे। वो घूमते क्यों रहते थे, उसके पीछे 4 कारण थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर उन लोगों को एक जगह पर रहने दिया जाए, यानी वो रहते थे जब वो एक जगह, तो वहीं के जानवरों को, फल सब्जियों को खा जाते थे। वो उगाते तो थे नहीं उस समय में वो, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। क्योंकि जब जहां वो रहते थे वहां पर पहले
फल सब जो खा लेते थे, जानवरों को मार के खा लेते थे, वहां के जो जानवर फल पौधे सब खत्म हो जाते थे, तब वो दूसरी जगह पे चले जाते थे, ताकि जब वो लौट के आए तो वो दोबारा उग जाएं या दोबारा जानवर जो छोटे छोटे हैं वो बड़े हो जाएं। दूसरा दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और दूसरा कारण क्या था, जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण जो होता था और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते थे। अब क्या होता था, जानवर भी जाते थे अपना शिकार करने, क्योंकि एक बड़ा जानवर एक छोटे जानवर को खाता है मारकर, तो एक बड़ा जानवर छोटे जानवर के पीछे जाता था और वो जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे उन दोनों जानवरों के पीछे जाते थे, वो उनको खा जाते थे पकड़कर। ठीक है। तीसरा कारण यह तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि उस समय में फल फूल मौसम अलग अलग मतलब जगहों पे अलग अलग आते हैं, तो अलग अलग फूल अलग अलग जगहों पे उगते हैं, वो भी अलग अलग मौसम में, तो उसके लिए भी लोग जाया करते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है होता। क्या पानी के बिना कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। और पानी हमें कहाँ से मिलता है? झीलों में से, झरनों में से, नदियों में से। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, बहुत सी नदियां झीलें ऐसी हैं जिनका पानी कभी सूखता ही नहीं है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है, और कुछ कुछ ऐसी नदियां हैं जहां पर जहां जहां जब जब बारिश होती है तभी उसमें पानी आता है उन नदियों के अंदर। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना होगा। और जब जो नदी झीलें मौसम आधारित होती हैं, उनकी तलाश में क्या करना पड़ता है लोगों को? जब उनका पानी सूख जाएगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है उसका। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे, और ऐसा भी हो सकता है लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो, दोस्तों से मिलने जा रहे हो अपने उस समय में। यहाँ यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि यह सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आपको याद रखना है कि वो इन सब के लिए क्या करते थे? पैदल ही जाते थे उस समय में। इसका जवाब तुम्हें देना है। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ठीक है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है, पहले ही फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की जानकारी जुटाते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। अब उन्होंने क्या करा? पत्थरों के औजार बनाए, लकड़ियों के और हड्डियों के। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ये सारे औजार हैं, देखो पत्थरों से बने हुए, ये दिखाई दे रहे पहने पहने से। इससे ही वो मारते थे, यानी कि शिकार करते थे जानवरों का, पक्षियों का, सबका। देखो ये जो देखो ये जो औजार दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम पहले। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं, यानी कि बहुत पुराने औजार हैं ये सारे।
इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया, हजार साल बाद इन्हें बनाया गया था। इन्हें और बाद में बनाया गया, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, ये सारे बता रहे। फर्स्ट वाला का क्या कह रहे हैं, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है ये वाले। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। खा वाला को देखो, ये वाले कई हजार साल बाद बनाए गए। और ये वाले गा वाले इन्हें और बाद में बनाया गया, इसके बाद ये बने। और खा वाले, ये वाले यानी कि इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया ये वाले औजारों को। और डा जो ये दिखाई दे रहा है, और ये गुटिका है, यानी कि प्राकृतिक पत्थर है, तो बने बनाए, इसे बनाया नहीं गया है। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो, यह आपको खुद करना है, एक्टिविटी है ये। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब क्या करते थे, ये जो ऊपर हमने औजार देखे थे, उनसे फल फूल काटे जाते थे, हड्डियां और मांस भी काटा जाता था, पेड़ों की छाल काटी जाती थी, जानवरों की खाल उतारी जाती थी, और हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले भी बनाए जाते थे, बाण भी बनाए जाते थे, और झोपड़ियां भी बनाई जाती थी। और उसका प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है। ईंधन मतलब आग जलाने के लिए, जिससे वो रोटी सब्जी बना सके। यहाँ पढ़ते हैं हम, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं, ये दिख रहा है, ये बायां है, जहां पर ये लिखा इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये ऐसी जड़ें हैं जो इंसान खा सकते थे। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है दाएं में, यानी कि राइट हैंड साइड में, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। ये इससे क्या करा जाता था, सिलाई की जाती थी जानवरों की खाल से बने वस्त्रों की। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, ये मानचित्र 2 है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां वे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। अब लाल टिकोने वाले देखते हैं त्रिकोण, ये है भीम बेटका, कुरनुल गुफाएं, हुसगी, ये 3 जगहें दिखाई दे रही हैं जो कि इन्होंने बताया था कि लाल त्रिकोण है। वो क्या मिला है वहां पर, अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहक देखे गए। और इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है, और भी हैं। और आपको त्रिकोण में बताया है कि अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। आप इसे लर्न भी कर सकते हो। कहाँ मिले थे, भीमबेटका में, कुरनुल गुफाओं में, हुसगी में। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। वो अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढते थे क्योंकि वो उसी से वो बहुत सारे काम किया करते थे। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे।
कई बार क्वेश्चन आ सकता है 6th क्लास के लिए कि उद्योग स्थल किसे कहते थे हैं। तो उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहां लोग पत्थर से औजार बनाते थे। ये राइट डाउन भी कर सकते हैं आप। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी मिली है। जहां पर लोग पत्थर से औजार बनाते थे उन्हें उद्योग स्थल कहते थे, उनके बारे में जानकारी मिली है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। अब वहां पर क्या मिला उनको, पुरातत्वविदों को? वहां पर टूटे हुए थोड़े बहुत पत्थर मिले और कुछ ऐसे पत्थर भी मिले, शायद उनको उसकी जरूरत नहीं थी ऐसे पत्थर मिले, वो सही से औजार नहीं बने होंगे। और कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे, तो उन्हीं स्थानों को आवासीय भी कहा जाता था और उद्योग स्थल भी कहा जाता था। थोड़ा ये पढ़ते हैं हम भीमबेटका के बारे में, जो अभी हमने ऊपर देखा था। आधुनिक मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। जैसे हमने यहां देखा था, ये है भीमबेटका। आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। ये राइट डाउन करना है आपको कि आवासीय पूरा स्थल किसे कहते हैं? जहां पर लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? बारिश से बचते थे, धूप से बचते थे, हवाओं से बचते थे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। ये सारी कहाँ मिलती है? नर्मदा घाटी के पास। कि लोग अब कहाँ रहते थे पहले उस समय में? गुफाओं में। गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि वो बारिश, धूप, हवाओं से बच सके। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये हमने यहीं पढ़ लिया है, बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए। ये गुफाएं हैं। पूरा स्थल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 6th क्लास के लिए। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो पुरास्थल किसे कहते थे? जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यानी कि जहां पर उनके बारे में जानकारी मिलती है। या आपको इतना लर्न कर सकते हो आप पुरास्थल के बारे में। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए और बाद में निर्माण किया था अपने काम के लिए, बाद में उसे छोड़ भी दिया था उन्होंने। फिर हम पढ़ रहे हैं पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिन पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। तो क्या करते थे? एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मारा जाता था ताकि उसको एक ऐसा औजार बना दिया जाए जिससे वो शिकार कर सके। सेकंड है, दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोट को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। दबाव शल्क तकनीक, इनमें क्रोट को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रखकर
उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाया जाए। तो क्या करते हैं, ऐसे कि हम छैनी टेढ़े का प्रयोग करते हैं, वो क्या करते थे, छैनी की जगह हड्डी का प्रयोग करते थे, हथौड़े की जगह एक पत्थर का। इस तरीके से वो प्रयोग किया करते थे। फिर आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। हमने अभी ढूंढी थी कुरनूल गुफा, पेज नंबर 14 में देख लेना आप। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के अवशेष मिले हैं तो वो अब आग का यूज करना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते थे वो, जैसे कि प्रकाश के लिए यानी कि रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए, मीट पकाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि जानवर आग से डरा करते थे। आपको एक्टिविटी करनी है थोड़ी बहुत 6th क्लास के स्टूडेंट्स को। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं आपको पता ही है, वो लिखना है आपको। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा परिवर्तन आया और क्या होने लग गया, गर्मी बढ़ने लग गई। उससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। वो भी इनके पीछे पीछे आ गए और वह देखने लग गए खाना पीना क्या खाते हैं। और हो सकता है कि तब लोग इस जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालन करने की बात सोचने लगे। तब इंसानों ने सोचा क्यों ना जानवरों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि हाथी पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना या घोड़े पर बैठ कर जाना एक जगह से दूसरी जगह। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। उस समय में मछली का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया खाने पीने के लिए। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अपने आप ही उगने लग गए थे गेहूं, जौ, धान। शायद महिला और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। फिर महिलाओं ने, पुरुषों ने इनको इकट्ठा करना क्यों स्टार्ट कर, और बच्चों ने भी स्टार्ट कर दिया बटोरना इसको, अनाजों को खाना खाने के लिए यानी भोजन के लिए। ये बहुत मेन है पोर्शन पूरा, नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। तो आरंभिक काल को कहते हैं पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये बताता है कि पत्थरों का प्रयोग पुरापाषाण काल में ज्यादा होता था। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पुरापाषाण काल में 3 काल आते हैं, एक आरंभिक, एक मध्य एवं तीसरा उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटी हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं यानी कि मौसम में बदलाव मिला उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव मिला, मैसोलिथ या मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। लघु पाषाण में क्या मिलते हैं, आरी और हंसिया वाले औजार। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे और पुरापाषाण युग वाले औजार भी बनाते रहे थे वो इस समय में।
पृष्ठ 13 पर बने चित्रों को देखना है आपको। इन दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इस इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। हमारा थोड़ा रह गया था कि भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे सभी यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। यह एक शैल चित्र। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखो बताया गया है, एक शैल चित्र बता रहा है ये, जहां पर जंगली जानवर को दिखाया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। पत्थरों का औजार बनाते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, यानी कि अभी इतिहासकारों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रहती होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो पुरापाषाण युग में कौन होते थे? शुतुरमुर्ग। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। महाराष्ट्र के पटने नाम का कोई पुरास्थल है, वहां से क्या मिलता है? शुतुरमुर्ग के अंडे। यह आपको लिखना है। इनमें कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, यानी कि चित्र बने हुए मिलते हैं अंडों पर, उनके छिलकों पर। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग इसलिए किया गया होगा कि आज हमें किस लिए किया गया होगा, आपको देखना है। ये भी आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, ये भी आपको देखना है। हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्गी ढूंढनी है आपको। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों से के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अभी कुछ और बातें भी पढ़ते हैं हम। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम जानते हो? तो आपको ये लिखने हैं, जानते हो तो। अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो कि फ्रांस कहां पर है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। 4 स्टूडेंट ने की थी इसकी खोज। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भेड़, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहेस्क चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने के लिए पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हैं? तो ये गुफा, मेन बात है, ये गुफा फ्रांस में ढूंढी गई थी 100 साल पहले 4 स्टूडेंट्स ने। हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है।
बाकी आपको एक क्वेश्चन आंसर खुद करना है क्लास 6 के स्टूडेंट्स को, ये सारा जो कि मैंने आज आपको अभी पढ़ाया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।